एक विशाल रेगिस्तान के बीच कुछ खतरनाक लुटेरों ने बड़े बड़े जेट इंजन लगा दिए हैं। ये मशीनें एक तेज कृत्रिम रेत का तूफान पैदा करती हैं। उनका मकसद है एक आपातकालीन काफिले को रोकना, जिसमें सैकड़ों लोग सुरक्षित हरे इलाके की तरफ जा रहे हैं। तो इन लोगों की इस साजिश के पीछे क्या राज है? क्या वे अपने इरादों में कामयाब होंगे? एक्शन मूवी के शौकीन लोग ध्यान से सुनिए। कहानी शुरू होती है जब मध्य पूर्व के एक तेल रिफाइनरी पर बार बार विद्रोही हमले करते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में रिफाइनरी पर 2 बार हमला होता है। उनका असली उद्देश्य है रिफाइनरी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। लेकिन अमेरिका के हितों से पंगा लेना आसान नहीं है। जल्द ही एक स्पेशल फोर्स की टीम को वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजा जाता है। इस टीम के कमांडर का नाम है फोंग। वहां फोंग की मुलाकात प्रोफेसर चोंग से होती है, जो रिफाइनरी की डायरेक्टर हैं। वह तुरंत हालात बताती हैं और कहती हैं कि लगभग 500 लोग, जिनमें कर्मचारी और बच्चे शामिल हैं, निकासी का इंतजार कर रहे हैं। फोंग आते ही टीम को संगठित करता है और सबको गाड़ियों में बैठाकर जल्द से जल्द खतरे वाले इलाके से निकलने की तैयारी करता है। इसी बीच एक और जगह क्रिस नाम का ताकतवर आदमी अपनी पिकअप ट्रक के पास अकेले गोल्फ खेलकर रिलैक्स कर रहा होता है। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ खतरनाक दिखने वाले लोग होते हैं। सबसे पहले उतरता है हेनरी, क्रिस का छोटा भाई। वह पिछले काम का हिस्सा देने आया है। बातचीत के दौरान क्रिस मजाक में अपने भाई की गैंग का एक नाम सुझाता है, लेकिन किसी को खास पसंद नहीं आता। पैसे देने के बाद हेनरी तुरंत जाने के बजाय क्रिस को नए काम में शामिल होने के लिए मनाने लगता है। इस बार इनाम पहले से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा इनाम उतना ज्यादा खतरा। इस मिशन का असली मकसद है प्रोफेसर चॉन का अपहरण करना। उन्हें एक एजेंट इंसर्जेंट ऑक्यूपाइड विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से बचाकर निकालने वाला है। इस रेस्क्यू मिशन का लीडर वही व्यक्ति है जिसने पहले हेनरी की टीम का मिशन फेल कर दिया था और उनके 5 लोगों को पकड़ लिया था। अब उन्हें डेजर्ट ऑफ डेथ यानी मौत के रेगिस्तान को पार करके ग्रीन जोन पहुंचना है, जो इस अशांत इलाके में एक दुर्लभ सुरक्षित जगह है। प्लान सुनकर क्रिस समझ जाता है कि यह कोई हल्का काम नहीं है। वह हेनरी को चेतावनी देता है कि अपनी जान खतरे में मत डालो, यह काम बहुत खतरनाक है। इनाम बहुत बड़ा है, लेकिन क्रिस के लिए, जिसके पास पहले से रिटायरमेंट के लिए काफी पैसा है, वह साफ मना कर देता है। भाई को मनाने में नाकाम होकर हेनरी और उसकी टीम वहां से चली जाती है। भाई का ऑफर ठुकराने के बाद क्रिस अपने प्यारे गांव लौट आता है। वहां उसका दोस्त ओवेन, जो प्लम्बर है, गांव की पानी सप्लाई की जांच कर रहा होता है। माहौल बहुत गंभीर है। पूरे गांव में पानी की भारी कमी हो रही है। वजह यह है कि एक फैक्ट्री ने बांध बनाकर पानी का सोर्स रोक दिया है, जिससे पानी का बहाव रुक गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो गांव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ओवेन कहता है कि रेगिस्तान के पास वाले इलाके में अगर तेल सबसे कीमती है तो पानी दूसरे नंबर पर आता है। वह यह भी बताता है कि पानी का बहाव फिर से शुरू कराने का एक तरीका है, रिश्वत देकर, लेकिन इसकी कीमत है पूरे $1,00,000। ये सुनकर क्रिस चौंक जाता है। उसने कभी कहा था कि उसे पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन अब वह पैसे की ताकत और हकीकत की सख्ती को साफ देख रहा है। उसके पास जो पैसा है वह इस बड़ी रकम के आगे कुछ भी नहीं। उस शाम एक महिला उससे पूछती है, हम इतना सारा पैसा कैसे जुटाएंगे? क्रिस चुप रहता है, फिर कहता है, चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी परेशान है। उसे नहीं पता कि कहां से शुरू करे। उधर फोंग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। प्लान था कि निकासी, इवैक्यूएशन 2 चरणों में होगी। पहला ग्रुप सुबह 9 बजे निकलेगा और दूसरा ग्रुप शाम 4 बजे। मौसम और रास्तों का ध्यान से अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि सिर्फ एक ही रास्ता संभव है, जिसे डेथ जोन कहा जाता है। यह सफर लगभग 8 घंटे का होगा। सुबह सब कुछ तैयार होते ही 10 गाड़ियों का काफिला निकल पड़ता है। सबसे आगे फोंग की गाड़ी है। हर गाड़ी में रेडियो है ताकि आपस में संपर्क बनाए रखा जा सके। ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाकर काफिले की निगरानी और सुरक्षा कर रहे हैं। शुरुआत में सफर काफी ठीक चलता है। फोंग अपनी बेटी के साथ सफर कर रहा है, जिसके बारे में उसे हमेशा अपराध बोध, गिल्ट रहता है। गाड़ी के अंदर माहौल भारी है। बेटी बार बार उसे ताने देती है कि वह सालों तक घर से दूर रहा, माँ और उसे अनदेखा करता रहा, यहाँ तक कि माँ के बीमार होने पर भी। उसकी नजर में फोंग एक अच्छा सिपाही है, लेकिन बुरा पिता। जैसे ही गाड़ी डेथ जोन में प्रवेश करती है, फोंग अपनी बेटी को सीट बेल्ट लगाने की सलाह देता है। कुछ दूरी चलने के बाद वे देखते हैं कि आगे 2 गाड़ियां सड़क रोककर खड़ी हैं। बेटी को लगता है कि शायद यह बारूदी सुरंगों, माइंस की चेतावनी है, लेकिन अपने अनुभव से फोंग तुरंत समझ जाता है कि यह जाल है। वह समझाता है, वे चाहते हैं कि हम रुकें, फिर दोनों तरफ से हमला करें। अगर हम गाड़ी से उतरेंगे तो वे अटैक करेंगे। फोंग गाड़ी नहीं रोकता और सीधा आगे बढ़ता है। जैसा उसने अंदाजा लगाया था, वे दोनों गाड़ियां उन्हें बम से लैस थीं। लगातार विस्फोट होते हैं, जिससे पूरी सड़क आग और धुएं में घिर जाती है।
लेकिन अपने अनुभव के दम पर फोंग ने समय रहते स्थिति संभाल ली और काफिले को बिना बड़े नुकसान के उस खतरनाक जगह से निकाल दिया। लेकिन आगे घाटी कैनियन में पहुंचते ही पूरा काफिला अचानक तेज रेत के तूफान में फंस जाता है। अजीब बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार आज तूफान का कोई संकेत नहीं था। फोंग को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन अगर वे रुकते हैं तो निकासी का समय निकल जाएगा और मौसम की भविष्यवाणी हमेशा सही नहीं होती, इसलिए वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं तूफान और भी तेज होता जाता है। रेत से भरी तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे सामने देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन अब गाड़ियों के बीच का रेडियो संपर्क भी बिगड़ने लगता है। तभी फोंग की बेटी, जो उसके बगल में बैठी है, रेत की धुंध में एक काला सा अजीब वस्तु तेजी से गुजरते देखती है। उसी समय अचानक 4 डर्ट बाइक और एक बख्तरबंद आर्मर्ड गाड़ी रेस्क्यू काफिले के करीब आ जाती है। उनमें से एक गाड़ी सीधे गाड़ी नंबर 8 के पास पहुंचती है, जिसमें प्रोफेसर चोंग बैठे हैं। हमलावर सामने से एक लोहे के हुक वाला रस्सा गाड़ी पर फेंकते हैं और तुरंत एक सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ जाते हैं। फिर वे डर्ट बाइक पर लगा बम फोड़ते हैं, जिससे बाइक उछलकर गाड़ी के आगे जोर से टकरा जाती है। एक आदमी सामने की विंडशील्ड तोड़ता है, रस्सी के सहारे अंदर घुस जाता है। दूसरा पीछे का दरवाजा लात मारकर खोलता है और अंदर घुस जाता है। पल भर में गाड़ी के सारे यात्री काबू में कर लिए जाते हैं। इसी तरह गाड़ी नंबर 11 को भी 2 और हमलावर निशाना बनाते हैं। एक महिला एजेंट पलटवार करती है, लेकिन कुछ वार झेलने के बाद उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया जाता है। अब गाड़ी नंबर 8 और 11 पूरी तरह हाईजैक हो चुकी हैं। इस समय फोंग और बाकी गाड़ियों को बिल्कुल खबर नहीं होती कि क्या हुआ है। जब वे रेत के तूफान वाले इलाके से बाहर निकलते हैं, तब पता चलता है कि 2 गाड़ियां गायब हैं। अब तक कम्युनिकेशन सिस्टम भी फिर से काम करने लगता है। फोंग तुरंत दोनों निगरानी हेलीकॉप्टर को आपात लैंडिंग का आदेश देता है। वह काफिले को रुकवाता है और अपनी बेटी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर गुमशुदा गाड़ियों की तलाश में निकल पड़ता है। बेटी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फोंग समझाता है, तुम इस इलाके का नक्शा किसी से बेहतर जानती हो, पापा को तुम्हारी मदद चाहिए। उधर हाईजैक की गई दोनों गाड़ियों को अलग अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। अंदर बैठे लोगों के सिर पर काले थैले डाल दिए गए हैं, जैसे युद्ध बंदी हों। और अब अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड सामने आता है। वह है क्रिस और उसकी टीम। हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए फोंग समझ जाता है कि पहले जो रेत का तूफान आया था वह प्राकृतिक नहीं था, बल्कि अपहरण करने वाले गिरोह ने खुद बनाया था। उन्होंने बड़े बड़े पावरफुल ब्लोअर से तेज हवा पैदा की ताकि पीछा करना मुश्किल हो जाए। थोड़ा आगे उड़ने पर फोंग हाईवे पर क्रिस का काफिला देख लेता है। तुरंत भीषण गोलाबारी शुरू हो जाती है। हेलीकॉप्टर से एजेंट गोलियां चलाता है और नीचे से हेनरी और उसकी टीम जोरदार जवाब देती है। क्रिस के ग्रुप की एक ऑफ रोड गाड़ी गोलाबारी में लगती है और जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। हेनरी तुरंत दूसरी गाड़ी को आगे बढ़ने और भाग निकलने का आदेश देता है। बंधकों हॉस्टेजेस के कारण क्रिस का ग्रुप कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर की फायरिंग से बच निकलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें रुककर सीधे मुकाबला करना पड़ता है। उनकी हल्की हथियारबंदी लाइट वेपन्स हेलीकॉप्टर की भारी गोलाबारी के सामने बिल्कुल बेअसर होती है। तभी क्रिस की एक सपोर्ट गाड़ी आती है जिसमें तोप लगी होती है। इस खतरनाक फायर पावर के सामने फोंग का हेलीकॉप्टर भारी नुकसान से बचने के लिए पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। गाड़ी नंबर 11 जो हमले के इलाके में नहीं थी, क्रिस का ग्रुप छोड़ देता है। फोंग की यूनिट को आदेश मिलता है कि तुरंत वापस काफिले की शुरुआती जगह पर लौटें। फोंग हेलीकॉप्टर से उस जगह जाता है जहां गाड़ी नंबर 8 रेगिस्तान में छोड़ दी गई थी। वह रस्सी नीचे फेंकता है और अकेले नीचे उतर जाता है। बेटी को पिता की सुरक्षा की चिंता होती है, लेकिन वह सिर्फ कहती है, सावधान रहना। उसकी बात सुनकर फोंग को फिर से हिम्मत मिलती है। गाड़ी तक पहुंचने पर फोंग को खबर मिलती है कि उसकी टीम के 5 सदस्य, जिनमें प्रोफेसर चोंग और मैनेजर भी हैं, का अपहरण हो चुका है। उधर क्रिस गोलाबारी से बचकर अपने बेस पर लौटता है और शक करता है कि असल में उन्हें किसने हायर किया था। वह हेनरी से पूछताछ करता है। तभी असली मास्टरमाइंड सामने आता है, ओवेन। असल में ओवेन ही क्रिस के ग्रुप को हायर करने वाला है और वही इंसर्जेंट लीडर है जिसने पहले प्रोफेसर चॉन की रिफाइनरी पर हमला किया था। क्रिस से अकेले में बात करते हुए ओवेन बताता है कि वह इस इलाके में कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी गरीबी में जी रहा है, जबकि दूसरे लोग तेल से जल्दी अमीर बन गए। वह इस घटना का इस्तेमाल कर हालात बदलना चाहता है, चोंग जैसे लोगों को खत्म करना चाहता है और सब कुछ अपने जैसे लोगों को लौटाना चाहता है। ओवेन वादा करता है कि अगर क्रिस बस इतना कर दे कि प्रोफेसर चॉन का पीछा कर रहे चीनी एजेंट फोंग से पीछा छुड़ा दे, तो बाद में आराम से अमीर बनकर जी सकेगा। लेकिन क्रिस मानता नहीं। उसे बस मिशन पूरा होने के बाद भुगतान चाहिए। बाकी ओवेन या प्रोफेसर चॉन के मामले
उससे मतलब नहीं रखते। यह देखकर हेनरी अपने भाई को मनाने आता है और कहता है कि वह अपने पिता की पुरानी कायरता कावर्डिस दोहरा रहा है। लेकिन क्रिस अडिग रहता है और कहता है कि हेनरी पैसे लेकर ठीक 4 बजे गांव लौट आए। फिर हेनरी ओवेन को मनाने की कोशिश करता है कि क्रिस के बिना भी वे फोंग को पकड़ सकते हैं। लेकिन ओवेन अच्छी तरह जानता है कि फोंग से निपटना आसान नहीं है। क्रिस के बिना, प्लान के बिना क्रिस के सफल होने की संभावना बहुत कम थी। मौका पाकर ओवेन बेरहमी से हेनरी को मार देता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि उसकी लाश तेल रिफाइनरी में ले जाकर ऐसे दिखाएं जैसे हेनरी को चीनी एजेंट फोंग ने मारा हो। उसका मकसद था क्रिस को फोंग से नफरत करवाना और उसे इस्तेमाल करके एजेंट को खत्म कराना, यानी एक तीर से दो निशाने। गांव लौटते समय क्रिस को फोंग का हेलीकॉप्टर देख लेता है। फोंग उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में ईंधन कम होने के कारण उसे उतरकर पैदल गांव की ओर जाना पड़ता है। गांव लौटकर क्रिस खुद को धोखा खाया महसूस करता है और गुस्से में शीशा तोड़ देता है। वह लाचार और बेबस महसूस करता है। शाम 4 बजे तक भी हेनरी पैसों के साथ नहीं आता तो क्रिस बेचैन होने लगता है। समय बिताने के लिए वह गांव के एक लड़के के साथ बाहर गेंद खेलने लगता है। उसी समय फोंग गांव के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी गेंद लुढ़क कर फोंग के पैर से लगती है। क्रिस उसके कपड़ों और शक्ल से तुरंत समझ जाता है कि यही वह चीनी एजेंट है जिसके बारे में ओवेन ने बताया था, लेकिन वह दिखाता है जैसे कुछ नहीं जानता। फोंग के गांव से निकलने के बाद भी क्रिस इंतजार करता है, लेकिन हेनरी पैसों के साथ नहीं आता। उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह हेनरी को ढूंढने और अपना भुगतान लेने के लिए ओवेन के बेस की ओर निकल पड़ता है। फोंग क्रिस के अजीब व्यवहार को नोटिस करता है और उसका ऑफ रोड वाहन लेकर पीछे पीछे जाता है। बेस पर पहुंचकर क्रिस पाता है कि जगह पूरी तरह खाली और वीरान है। अंदर जाते ही वह स्तब्ध रह जाता है। उसके भाई हेनरी की लाश फर्श के बीच में पड़ी है, साथ में कई और शव भी हैं। हेनरी के जख्म देखकर क्रिस मान लेता है कि उसे चीनी एजेंट फोंग ने मारा है। किसी के पीछे आने का आभास होते ही क्रिस एक कोने में छिप जाता है और जैसे ही फोंग अंदर आता है पीछे से हमला कर देता है। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं। दोनों बराबरी के ताकतवर हैं और लगातार एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। लड़ाई के बीच क्रिस चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फोंग हर बार बच निकलता है। दोनों के पास एक दूसरे से नफरत करने के अपने अपने कारण हैं। फोंग मानता है कि क्रिस ने उसके लोगों को मारा, जबकि क्रिस को यकीन है कि फोंग ने उसके भाई को मारा। दोनों अपनी अपनी पीड़ा और गुस्से में हैं, इसलिए कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। लड़ते लड़ते थकने पर फोंग बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना लहजा नरम करे, अचानक फ्रेंच भाड़े के सैनिकों मर्सनरीज का एक ग्रुप अंदर घुस आता है। फोंग तुरंत क्रिस के हाथ में मौजूद ग्रेनेड माइंड का पिन खींच देता है, जिससे वे घबरा जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। लेकिन फोंग अंदाजा लगाता है कि वे जरूर लौटकर हमला करेंगे। क्रिस को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतता कि बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से दरवाजा बंद कर पोजीशन ले लेते हैं। फोंग अपने ग्रेनेड देता है, जिन्हें क्रिस बाहर फेंककर पलटवार करता है। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद, कई बार मौत के करीब पहुंचने के बावजूद आखिरकार फ्रेंच भाड़े के सैनिक पीछे हट जाते हैं। अब फोंग अपनी बंदूक क्रिस पर तान देता है। फोंग क्रिस पर बंदूक तान कर उससे पूछता है कि वह असली वजह बताए कि यहाँ क्यों आया है। क्रिस सीधा जवाब देता है, अगर मैं मर गया तो तुम्हें सच कभी नहीं पता चलेगा। कुछ हासिल न होने पर फोंग पीछे हट जाता है। वे बाहर निकलते हैं, लेकिन पाते हैं कि क्रिस की गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, चलने लायक नहीं है। कोई और रास्ता न होने पर दोनों पैदल निकलने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वे बेस को उड़ा देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। रास्ते में क्रिस फोंग को पूरी सच्चाई बता देता है। सारे खेल के पीछे ओवेन है। उसने ही प्रोफेसर चॉन का अपहरण किया और हेनरी की हत्या भी की। अब क्रिस चाहता है कि वे बंधकों को बचाएं और साथ ही अपने भाई का बदला लें। ये समझकर कि दोनों का मकसद एक ही है, फोंग और क्रिस साथ मिलकर टीम बना लेते हैं। तेल रिफाइनरी में ओवेन प्रोफेसर चॉन को लेकर पहुंच चुका है। वह और उसकी टीम जगह पर कब्जा कर लेते हैं और रिफाइनरी सिस्टम को दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं ताकि संसाधनों पर नियंत्रण मिल जाए। लेकिन किसी को मशीन चलाने का तरीका नहीं आता, क्योंकि उनके पास एक्सेस कोड नहीं है। मजबूर होकर वे प्रोफेसर चॉन को बाहर खींच लाते हैं और पूछताछ करते हैं। ओवेन कहता है, जो लोग यहाँ पहले काम करते थे वे उसके दोस्त थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वे मर गए। वह बस अपना हक वापस लेने आया है। बहस में न पड़ते हुए ओवेन प्रोफेसर से रिफाइनरी शुरू करने का कोड बताने की मांग करता है। प्रोफेसर बताती हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ओवेन बीच में ही रोक देता है। वह उनके बेटे को खींच कर लाता है और जान से मारने की धमकी देता है। बेटे की जान खतरे में देखकर प्रोफेसर मान जाती हैं और कहती हैं कि यूएसबी उनके बैग में है, लेकिन उन्हें याद नहीं कि बैग कहाँ छोड़ा था। तभी उनका बेटा बोल उठता है, यूएसबी फिलहाल में
फोंग की बेटी के बैग में है। उधर क्रिस फोंग और उसकी बेटी को अपने गांव ले आता है, जो कई अनाथ बच्चों का सहारा है। यहाँ दोनों पूर्व एजेंट अचानक सर्कस के जोकर जैसे बन जाते हैं। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। दरअसल दोनों का कभी सपना था कि कॉमेडियन बने, लेकिन एजेंट की जिम्मेदारियों ने उन्हें बांध दिया। अब खुद को खुलकर जीने का मौका पाकर वे हर पल का आनंद लेते हैं। इसी दौरान प्रोफेसर चॉन का फोन, जो मे के बैग में रह गया था, अचानक बज उठता है। मे फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आती। उन्हें पता नहीं कि फोन ओवेन ने लगाया है, ताकि कॉल की लोकेशन ट्रेस करके उनका ठिकाना पता चल सके। जब बच्चे रात का खाना खा रहे होते हैं, क्रिस और फोंग बाहर आकर अकेले बात करते हैं। क्रिस फोंग को एक नोटबुक देता है जो मे छोड़ गई थी। क्रिस सोचता है कि मे फोंग की गर्लफ्रेंड है, लेकिन फोंग बताता है कि मे उसकी सगी बेटी है। वह मानता है कि उनका पिता बेटी का रिश्ता अच्छा नहीं है। क्रिस उसे हौसला देता है, कहता है रिश्ते सुधारना नामुमकिन नहीं होता, लेकिन फोंग आह भरता है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम नहीं समझोगे। जंग का मैदान घर के मामलों जितना जटिल नहीं होता। फिर क्रिस भी अपना अतीत खोलता है। वह अपने पिता और भाई के साथ एजेंट था। एक मिशन पर जो रोड ऑफ डेथ पर था, उसके पिता ने जाने से मना किया था, लेकिन क्रिस ने उन्हें मना लिया। नतीजा यह हुआ कि उसके पिता की मौत उसकी आंखों के सामने हो गई। तब से उसने अपराध बोध ढोया, संगठन छोड़ दिया और इस जगह आकर अकेला रहने लगा। बातचीत चल रही होती है, तभी फोम को अचानक कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। खतरा भांपकर वह तुरंत मे को इशारा करता है कि बच्चों को लेकर छिप जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। ओवेन के गुंडों ने घात लगाकर हमला कर दिया। उनका निशाना है मे के बैग में रखा यूएसबी। क्रिस और फोंग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं, ताकि दुश्मनों को ढूंढकर खत्म कर सकें। हमलावरों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, लेकिन दोनों अनुभवी एजेंटों के सामने वे टिक नहीं पाते। अपनी बेहतरीन लड़ाई की कला से दोनों एक एक कर सभी दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। गांव के लोग भी हमला देख चुप नहीं रहते। भले ही वे आम आदमी हों, लेकिन वे डंडे और माछेटी, लंबी धारदार छुरी लेकर अपने गांव की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। अराजकता के बीच एक हमलावर ग्रेनेड निकाल लेता है और धमकी देता है कि अगर बैग नहीं दिया तो सब उड़ा देगा। क्रिस बिना सोचे समझे घर में घुसता है, मे का बैग उठाता है और बाहर फेंक देता है। मे चिल्लाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तुमने इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों दे दी? क्रिस बस एक बात कहता है, यह मेरा घर है, ये लोग मेरा परिवार हैं, मैं इन्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तब क्रिस में से पूछता है, बैग में आखिर है क्या? मैं गहरी सांस लेकर बताती है, उस यूएसबी में ओनाइल फ्लो सिस्टम को चालू करने का कोड है। अगर यह ओवेन के हाथ लग गया तो वह तेल के करोड़ों क्यूबिक मीटर पाइपलाइन के जरिए सीधे समुद्र तक भेज देगा, जहां बड़े बड़े जहाज भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर यह हो गया तो यह इतिहास की सबसे बड़ी तेल चोरी होगी। हमें ओवेन को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। लेकिन सवाल यह था, रिफाइनरी में घुसेंगे कैसे? क्रिस शांत होकर फोंग से कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। पता नहीं कहां से क्रिस एक विशाल टैंकर ट्रक निकाल लाता है। मे भी साथ चलने की जिद करती है, कहती है कि उसे उस जगह का भूगोल अच्छी तरह पता है और वह मदद कर सकती है। लेकिन फोंग नहीं चाहता कि उसकी बेटी अपनी जान जोखिम में डाले। वह कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मैं जानती है कि आगे बहस बेकार है, इसलिए ऊपर ऊपर से मान जाती है। क्रिस और फोंग तुरंत ट्रक में बैठकर रिफाइनरी की ओर तेजी से निकल पड़ते हैं, लेकिन मे का रुकने का कोई इरादा नहीं होता। जैसे ही वे नजर से ओझल होते हैं, वह गांव से एक गाड़ी लेती है और चुपके से उनके पीछे निकल पड़ती है। उधर यूएसबी मिलने के बाद ओवेन प्रोफेसर चॉन को मजबूर करता है कि वह रिफाइनरी सिस्टम फिर से चालू करे और तेल को समुद्र में खड़े जहाजों में पंप करना शुरू करे। गणना के अनुसार सारा तेल भरने में 24 घंटे लगेंगे। वह प्रोफेसर और उसके बेटे की सुरक्षा अपने गुंडों को सौंप देता है और कहता है कि तेल मिलने के बाद दोनों को मार देगा, ताकि वे कभी सच न बता सकें। क्रिस और फोंग जैसे ही रिफाइनरी के पास पहुंचते हैं, गार्ड उन्हें देख लेते हैं और अलार्म बजा देते हैं। सैनिक भारी हथियारों से गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन फोंग बिना डरे टैंकर को तेजी से चलाता हुआ सारे बैरियर्स तोड़ता है और स्टील के उफनते जानवर की तरह सीधा रिफाइनरी के आंगन में घुस जाता है। दोनों बिना समय गंवाए ट्रक से कूदकर लड़ाई में कूद पड़ते हैं। चूंकि यह जगह तेल रिफाइनरी है, जहां एक चिंगारी भी सब कुछ उड़ा सकती है, इसलिए कोई भी बंदूक का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। अब लड़ाई हाथ से हाथ की होनी थी। फोंग बीम्स लोहे के ढांचों के बीच कलाबाजी करता हुआ चलता है, जबकि क्रिस एक बड़े पाइप का इस्तेमाल करता है, कभी फोंग के लिए पुल बनाने में तो कभी गुंडों को गिराने में। दोनों की परफेक्ट टीम वर्क से ओवेन के आदमी बुरी तरह पिट जाते हैं। आखिरकार वे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर चोंग और उनका बेटा कैद होते हैं। फोंग एक गार्ड पर चाकू फेंकता है, गार्ड उसे बचा लेता है, लेकिन गार्ड का ध्यान भटकते ही क्रिस तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर घुमाकर
उसके सिर पर जोरदार वार करता है। फोंग प्रोफेसर और उनके बेटे को बचाने दौड़ता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वह गंजा आदमी फिर खड़ा हो जाता है। साफ है कि वह कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। क्रिस और फोंग अपनी पूरी मार्शल आर्ट्स की कला लगाते हैं, लेकिन वह बड़े चतुराई से हर बार बचा लेता है। जब हाथ से हाथ की लड़ाई बेअसर हो जाती है तो तीनों बंदूकें निकाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस और फोंग की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन गंजे के पास अभी भी मशीन गन होती है। अब वह बिल्ली की तरह उनका पीछा कर रहा होता है, जैसे चूहे से खेल रहा हो। क्रिस चालाकी से इशारा करता है और खुद खड़ा होकर उसका ध्यान खींचता है। वह चिल्लाता है, तेरी गोलियां खत्म, अब तेरे लॉग आउट होने का समय आ गया। उसी पल फोंग पीछे से हमला करता है और दोनों कांच के दरवाजे से बाहर जा गिरते हैं। क्रिस फोंग को गंजे से निपटने के लिए छोड़ देता है और खुद ओवेन का पीछा करता है, जो अब डिमिलिटराइज्ड जोन की तरफ भाग रहा होता है। अगर वह वहां पहुंच गया तो शायद बच निकल जाएगा, लेकिन समस्या यह थी कि वहां सभी गाड़ियां ओवेन पहले ही ले जा चुका था। क्रिस के पास पीछा करने का कोई साधन नहीं बचता। तभी अचानक मे क्रिस की पुरानी टूटी फूटी कार लेकर आ जाती है। भले ही कार कबाड़ जैसी दिख रही हो, लेकिन इस समय वही काम की है। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं। ओवेन पीछा महसूस करते ही अपनी गाड़ी पर लगे डिफेंसिव हथियार चालू कर देता है और लगातार गोलीबारी करता है। क्रिस मे को कहता है, गाड़ी को लगातार घुमाते रहो ताकि गोलियां न लगें। मे की शानदार ड्राइविंग से वे किसी तरह बच निकलते हैं। उधर कंट्रोल रूम में फोंग और गंजा आदमी अभी भी जमकर लड़ रहे होते हैं। लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है। आखिरकार फोंग एक अनोखी चाल चलता है। वह फायर सप्रेशन सिस्टम चालू कर देता है, लेकिन गंजा झाग के समंदर में भी सुरक्षित रहता है। फिर फोंग खुद झाग में कूदकर छिप जाता है। जैसे ही गंजा नजदीक आता है, फोंग अचानक रस्सी घुमाकर उसकी टांगों में फंसा देता है और घुमाकर उसे जोर से लोहे के ढांचे से पटक देता है। गंजा तुरंत बेहोश हो जाता है। गंजे से निपटकर फोंग तुरंत प्रोफेसर और उनके बेटे के पास जाता है और उनसे रिफाइनरी का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद करने को कहता है, लेकिन प्रोफेसर चोंग बताती हैं कि ओवेन पहले ही यूएसबी नष्ट कर चुका है, इसलिए अब सिस्टम बंद करना नामुमकिन है। उधर ओवेन ने देखा कि क्रिस उसका पीछा कर रहा है, तो वह मुख्य सड़क छोड़कर खतरनाक पहाड़ी रास्ते की ओर मुड़ गया। उसकी गाड़ी खास ऑफ रोड थी, इसलिए उसे मुश्किल नहीं हुई, लेकिन क्रिस और मे के पास साधारण कार थी, जो ऐसे रास्ते के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर भी मे ने अपने शानदार ड्राइविंग कौशल पर भरोसा किया, पर नतीजा जल्दी सामने आ गया। कार का कंट्रोल चला गया, वह कई बार पलटी और पहाड़ के किनारे कबाड़ बनकर रुक गई। खुशकिस्मती से ऊपर वाले की दुआ से दोनों बच गए। तभी फोंग एक बड़े टैंकर ट्रक के साथ वहां पहुंचा, जैसे कोई मसीहा आ गया हो, लेकिन दुश्मन काफी आगे था और भारी ट्रक से पकड़ पाना मुश्किल था। जैसे ही ओवेन की गाड़ियां बॉर्डर के करीब पहुंची, जहां से निकलना आसान था, फोंग ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और बिना झिझक ओवेन के एक फ्यूल टैंकर में टक्कर मार दी। धमाके से टैंकर फट गया और चेन रिएक्शन में बाकी गाड़ियां भी एक एक करके फटने लगी। पूरा बॉर्डर इलाका धुएं और आग से भर गया। ओवेन की गाड़ी भी धमाके में फंस गई, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। उसका ड्राइवर जल गया तो ओवेन ने उसे बाहर फेंका और खुद ड्राइव करने लगा। फोंग ने पीछा जारी रखा, लेकिन तेज रफ्तार से चलते ट्रक के पहिए रेत में धंस गए। ब्रेक भी फेल हो गए। अब बस एक ही तरीका था, ओवेन की गाड़ी में सीधी टक्कर। दोनों गाड़ियां खाई की तरफ बढ़ीं और आखिरकार ओवेन की मौत हो गई। फोंग और मे बच गए, लेकिन चोटिल थे, कपड़े फटे हुए और बाल बिखरे थे। उठते समय फोंग की फटी जेब से एक पुरानी फैमिली फोटो गिर गई। मैंने फोटो देखी तो हैरान रह गई। उस पल मे को आखिरकार समझ आया कि उसके पापा हमेशा घर से दूर क्यों रहते थे। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि चुपचाप एक हीरो का काम कर रहे थे। घर से दूर रहकर भी फोंग हमेशा अपनी बेटी और परिवार की तस्वीर दिल में लिए चलते थे। मर्द अक्सर अपने प्यार को शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन दिल में सबसे जरूरी चीज को संभाल कर रखते हैं। ये सोचकर मैं अब अपने पापा से नाराज नहीं रही और उन्हें गले लगा लिया। जब दोनों का ये इमोशनल पल किसी कोरियन ड्रामा जैसा लग रहा था, तभी क्रिस अचानक आ गया और फोंग की टांग पकड़ ली। ये देखकर दोनों हंस पड़े। क्रिस को जिंदा देखकर फोंग और मे खुश हो गए और जल्दी से उसे खाई के किनारे से ऊपर खींच लिया। मौत के मुंह से निकलते ही क्रिस ने मजाक में कहा, मैं सिंगल हूँ, साफ सुथरा हूँ, कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। फोंग ने हाँ कहा या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि ऐसा दामाद जो लड़ाई में माहिर हो और बच्चों से प्यार करता हो, कोई पिता मना नहीं करेगा। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। नई वीडियो में फिर मिलते हैं।